मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। 7वें जेपीएससी के इंटरव्यू निकट भविष्य में होने वाले हैं और उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की से संबंधित क्या उत्तर होना चाहिए, उससे संबंधित मैं क्लासेस रेगुलर दे रहा हूं। उसी का यह चौथा पार्ट है। आशा है कि जो भी अपने इंटरव्यू के प्रति आशान्वित होंगे, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे चुके होंगे। जो नहीं दिए हैं, आज से अभी से शुरू कर दीजिए। इंतजार मत कीजिए, समय बहुत कम मिलेंगे रिजल्ट के बाद। और फिर इस अवसर को जो फिर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, पीटी क्लियर करना होगा, मुख्य परीक्षा क्लियर करना होगा, तब ना इंटरव्यू की तैयारी या इंटरव्यू को आप फेस कर पाएंगे। इसलिए पहले से इस इंटरव्यू के लिए आपको रेडी रहना है। यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेपर को पढ़ने को सोचते हैं तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे पेपर के साथ अभी मत जाइए। जेपीएससी का मुख्य इंटरव्यू है, आईएएस का इंटरव्यू नहीं है ना। बेहतर होगा कि आप रांची एडिशन के लोकल पेपर्स को पढ़िए, जागरण हो, प्रभात हो, हिंदुस्तान हो। वहां करना क्या है आपको कि एक तो संपादकीय को पढ़ना है ना। संपादकीय को पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, नोट भी कीजिए, जरूरत होता है तो नोटबुक में। इसके साथ ही लोकल न्यूज को भी पढ़ना है। बीडीओ ने क्या डिसीजन लिया, डीएसपी ने क्या डिसीजन लिया, डीसी और एसपी ने क्या डिसीजन लिया। अभी निकट भविष्य में आपका मुहर्रम और रामनवमी जैसे उत्सव मनाए जाने हैं। उस संदर्भ में जो आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं, तो वहां से भी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं आपको मिलेंगे। तो निश्चित रूप से इन सभी तथ्यों पर गहरी दृष्टि बनाए रखिए। यहाँ पर एक चीज और है, फिर से मैं एक बार उस पर बात कर रहा हूँ जिस पर मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि पता नहीं इंटरव्यू कॉल होगा कि नहीं, पता नहीं हमारा एग्जाम कैसा गया है। खास करके जो किसी और से अपने कॉपी को मूल्यांकन नहीं कराए थे, वो थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज रह रहे हैं, क्योंकि कोई उनको उनके स्टेटस के बारे में और भी कोई उनको नहीं बता पा रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉपी को किसी और से चेक नहीं कराया था, घर में उन्होंने प्रैक्टिस किया था। और एग्जाम देने के बाद अब उनको खुद पर विश्वास रखना होगा, खुद ही निर्धारण करना होगा कि उनका एग्जाम कैसा गया है ना। अगर किन्हीं और के पास टेस्ट देते तो वो निर्धारण फिर करने वाले दूसरे व्यक्ति हो सकते थे उनके अलावा। खैर कोई बात नहीं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो सारा कुछ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सोचते हैं तो सारा कुछ नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपको पॉजिटिव सोचना है। थोड़ा भी आपको संभावना लग रहा है कि इंटरव्यू कॉल हो सकता है, तो जरूर तैयारी कीजिए, है ना। और अगर आपको पूरा संभावना लग रहा है तब तो रोकिए ही नहीं, है ना। ऐसा भी होता है, ठीक है, कि आप भरपूर तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा भी आशा है और इंटरव्यू का मन लगाकर भरपूर तैयारी कर रहे हैं, है ना। तब फिर एक पॉजिटिव एनर्जी का डेवलपमेंट होता है ना। हो सकता है उस पॉजिटिव एनर्जी के सहारे आपका इंटरव्यू कॉल ही हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव आप हो जाएंगे कि नहीं होगा, होगा, तैयारी आप नहीं किए, ठीक है। उस नेगेटिव एनर्जी के कारण हो सकता है कि आपका रिजल्ट कहीं रुक ना जाए। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वर्क को कीजिए, यानी कि अगला स्टेप आपका इंटरव्यू की तैयारी है तो कीजिए, है ना। किंतु और परंतु में नहीं पड़े रहना है, ठीक है। हालांकि ये सब कुछ आपका प्रूव्ड नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी से कुछ लाभ होता है, नेगेटिव एनर्जी से आपका नुकसान होता है। ये सब सिर्फ फीलिंग का चीज है। सो जो सारे लोग फीलिंग करते हैं, ठीक है। इसलिए आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको 1% भी संभावना है तो, ठीक है। चलिए, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पेशा कानून 1996, ठीक है। देखिए हुआ क्या, यहाँ से आपके क्या प्रश्न रहेंगे थोड़ी देर में बताता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हुआ क्या कि 1992 में आपका एक पंचायती राज विधेयक को प्रस्तुत किया गया था संसद में। चूंकि ये राज्यों में लागू होना था, तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी, विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल की सहमति भी आवश्यक थी। तो सारा प्रोसेस पूरा करते करते यह 1993 चला गया, है ना, राष्ट्रपति का साइन होते होते। तो उस स्थिति में, है ना, इस कानून का नाम तो होगा 1992 ही, पंचायती राज अधिनियम का, ठीक है।
अब यहाँ पर जब पारित होता है 1993 24 अप्रैल को, उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों जो देश के 9 राज्यों में है, जिसमें हमारा झारखंड भी शामिल है ना? यहाँ के 13 जिले अनुसूचित जिले में आते हैं, है ना? तो उन जिलों में, ऐसा नहीं कि पूरा झारखंड अनुसूचित राज्य है, इसके 13 जिले ही हैं अनुसूचित क्षेत्र में। तो ये जो पंचायती राज अधिनियम बना था, अनुसूचित क्षेत्रों में उस समय लागू नहीं हुआ था, ठीक है? अब इन क्षेत्रों में कैसे लागू हो, एक तनाव बना हुआ था, है ना? कि पूरे देश में फिर पंचायती राज व्यवस्था कैसे लागू होगा? पंचायती राज के माध्यम से जो गाँव को लाभ मिलेंगे, उन गाँवों को कैसे प्राप्त होगा, जो अनुसूचित क्षेत्र में हैं? और अगर लागू किया जाता है, तो वहाँ की जो जनजातीय शासन व्यवस्था, जैसे यहाँ मुंडा मान की मांझी पैरगैनत खड़िया वगैरह व्यवस्था है, उनके साथ कैसे सामंजस्य किया जाएगा, ये सब समस्या उत्पन्न हो रही थी। इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक तरह से यह व्यवस्था किया गया कि एक समिति बनाया जाए, और दिलीप सिंह भुरिया समिति का गठन होता है 1994 में। इस समिति ने 1995 में अपनी रिपोर्ट दे दी, है ना? और इसी समिति के रिपोर्ट के माध्यम से, आधार पर, इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1996 में पेशा कानून 1996 बनाया गया, है ना? पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज कानून का विस्तार, है ना? बहुत ही अच्छा कानून इसे माना गया आदिवासी संस्कृति के दृष्टिकोण से, आदिवासियों के पृथक पहचान के दृष्टिकोण से, आदिवासियों के अधिकारों का जो हनन होता आया था, उनके सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उनके साथ जो ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुए थे, है ना? एक बार ऐसा लगा इस कानून के प्रावधानों को देखने के बाद, है ना, कि उनके साथ जो भी अन्याय हुए हैं, ठीक है, उस कलंक से छुटकारा शायद मिल जाएगा, ठीक है? आदिवासी समुदाय, आदिवासी संगठन, आदिवासियों से संबंधित प्रतिनिधि संगठन जितने भी थे, सभी लोग काफी उत्साहित थे इस कानून को लेकर, क्योंकि इसमें प्रावधान था कि एक सशक्त ग्राम सभा बनेगी अनुसूचित क्षेत्रों में, पंचायती राज अधिनियम के अधीन ही रहेगा, लेकिन उस पर पेशा प्रभावी रहेगा, है ना? और यह सशक्त ग्राम सभा जो होगा, जो सामान्य ग्राम सभा, बाकी क्षेत्रों के जो ग्राम सभा होंगे, उसके अपेक्षा ज्यादा पावरफुल कैसे होगा, ठीक है? क्योंकि जानते हैं आप कि जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, वहां पर खनन गतिविधियां बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? या फिर आप पठार मान सकते हैं, जंगल मान सकते हैं, उस क्षेत्र में काफी हैं, तो संसाधनों से भरपूर हैं, है ना? तो यहाँ पर अधिकार, और उसके अलावा एक और समस्या का जो सामना करना पड़ा है आदिवासी क्षेत्रों को, ठीक है, वह है आपका विस्थापन का समस्या। स्वतंत्रता से पहले की बात तो छोड़िए, स्वतंत्रता के बाद भी जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने, है ना, या फिर पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर जो जंगलों का संरक्षण किया गया, उसके लिए जो आपका नेशनल पार्क्स बने, बायोस्फीयर रिजर्व्स बने, सभी उनके क्षेत्र में, उनके बहुलता वाले क्षेत्र में ही बने। तो विस्थापन का शिकार किनको होना पड़ा, ठीक है? इसी जनजातीय समुदाय को विस्थापन का शिकार होना पड़ा, ठीक है? तो पेशा कानून में व्यवस्था की गई थी कि चाहे भू अधिग्रहण हो, है ना, चाहे विस्थापन हो या पुनर्वास हो, इस तरीके का जब भी उस क्षेत्र के, जो अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं, उस क्षेत्र में जब भी इस तरीके से कोई भी समुदाय प्रभावित होता है, तो वहां की ग्राम सभा, जो पेशा के अंतर्गत ग्राम सभा होगा, ठीक है, वो उसके सलाह पर ही वर्क किया जाएगा। क्लियर? दूसरा, खान खनिज की मैं बात कर रहा था, खान हो, खनिज हो, ठीक है, उस संदर्भ में लाइसेंस, पट्टा या उनके लिए जो रियायतें वगैरह की, इंसेंटिव्स वगैरह की घोषणा गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है, तो उस संदर्भ में भी इन्हें जो है सिफारिश करने का अधिकार दिया गया। इट मीन्स कि कितना जो है आप रियायत देंगे, ठीक है, किनको पट्टा दिया जाना चाहिए या पट्टा नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है? तो ये सारा अधिकार जो था, सरकार को पूरी तरह से उन ग्राम सभाओं के सलाह पर मानना पड़ता,
ये सारा अधिकार जो था वो ग्राम सभा को मिल जाएगा, पेशा अगर लागू हो जाता है तो, है ना? आप समझ रहे हैं? इसका एक एग्जाम्पल भी आया, है ना? उड़ीसा का कालाहांडी और रायगढ़, ठीक है, ये भी अनुसूचित जिले हैं उड़ीसा के संदर्भ में। वहां पर भी बॉक्साइट खनन के लिए जब पट्टा दिया जा रहा था, तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में पेशा के अधीन, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा उनसे राय पूछी, वहां के ग्राम सभाओं से राय पूछी, वहां के आदिवासी समुदाय से राय पूछी कि क्या आपको आपके जीवन यापन पर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, वहां के पर्यावरण सुरक्षा पर क्या प्रॉब्लम्स आएगी, उनसे राय मांगी गई। ग्राम सभा के द्वारा नेगेटिव रिपोर्ट दिया गया कि हाँ प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है, इसलिए इसको जो है पट्टा न दिया जाए। तो फिर पट्टा देने का जो प्रोसेस था गवर्नमेंट का, वो संभव नहीं हुआ। क्लियर? तो एक तरह से ये माइलस्टोन्स के रूप में आप देख सकते हैं इसको, पेशा कानून का, ठीक है। और इसका जो आपका प्रभाव पड़ा, निश्चित रूप से एक समझ सकते हैं जो आदिवासी समाज के लिए, जहां वो एक माइलस्टोन था, उसके बाद सरकारों ने अपने हाथ जो है इस कानून से पीछे खींचना शुरू कर दिया। आज झारखंड भी एक आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन यहाँ पर भी पेशा अच्छी तरह से नहीं के बराबर लागू है। लेकिन चुनाव जो आपके पिछले 2 पंचायत चुनाव हुए हो चुके हैं, तीसरी पंचायत चुनाव की भी तैयारी है। जबकि पेशा कानून के लिए जो शुरुआती वर्क्स हैं वो शुरुआती वर्क्स तक शुरू नहीं किए गए हैं, ठीक है, झारखंड में। तो निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय स्थिति है। यहाँ बहुत ज्यादा डिमांड होता है कि पेशा कानून लागू करने के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में चुनाव कराया जाए, लेकिन सरकार नहीं चाहती है संभवतः, क्योंकि इससे पहला बात तो है सरकार अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहती है ना? पट्टा देना, लाइसेंस देना, ठीक है, या अधिग्रहण से संबंधित, पुनर्वास से संबंधित, विस्थापन से संबंधित ये निर्णय वो नहीं चाहती है कि निचले स्तर को हम प्रदान कर दें। क्लियर? और दूसरा, सरकार को शायद प्रतीत होता है कि इससे विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी अगर इस तरीके से ग्राम सभा को सशक्त बना दिया जाए। सारी सरकार जो भी 9 राज्यों में है, हर जगह प्रॉब्लम है ना? और सारी का सोच जो लगभग इसी पर आधारित होगा, इसलिए पेशा कानून लागू नहीं करना चाहती। तब यहाँ पर जो प्रश्न आपके इंटरव्यू में बन सकते हैं, ठीक है, कि पेशा कानून के संदर्भ में आप क्या जानते हैं, ये पहला प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा झारखंड सरकार इसे लागू करना क्यों नहीं चाहती है। इसके अलावा जो प्रश्न आपके बन सकते हैं, पेशा कानून से जनजातीय वर्गों को क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो आशा है कि इस सारे टॉपिक्स पर जो मैंने चर्चा की, इसके बाद आप निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर उत्तर देने की स्थिति में होंगे। एक बहुत ही चर्चित मामला रहा है झारखंड के संदर्भ में, है ना? चाईबासा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था आपका, ये था आपका कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट, ठीक है। यहाँ पर अलग कोल्हान देश की डिमांड की जा रही थी। यह भी चर्चित मामला रहा है। यहाँ से भी किसी कैंडिडेट से हो सकता है कि बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछकर आपकी राय जानने की कोशिश की जाए। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, कि इस पर अपनी क्या राय दूं, है ना? थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, लेकिन इशू जरूर सेंसिटिव है, लेकिन अगर आप निष्पक्ष होकर के सोचते हैं तो इसके बहुत सारे जवाब हैं। उसमें से कुछ पर मैं जरूर चर्चा कर दूंगा, ठीक है। पहला तो आपको जानकारी होनी चाहिए पूरी घटनाक्रम का, ठीक है। उसके बाद उससे क्या संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, ये सेकेंड राउंड का चीज है ना? तो किसी भी देश के अंदर अलग राज्य की डिमांड को तो अवैध, असंवैधानिक नहीं माना जाता है, ठीक है, लेकिन अलग देश की डिमांड को पूरी तरह से असंवैधानिक माना जाता है, क्योंकि हमारा संविधान जो है किसी भी हालत में इजाजत नहीं देता है ना, कि देश की अखंडता पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी समूह के द्वारा किसी भी रूप में अटैक किया जाए, ठीक है। यह देशद्रोह की गतिविधियों में शामिल होता है ना? वहां पर का जहां तक सवाल है,
यहाँ कोल्हान स्टेट गवर्नमेंट के नाम से वहाँ नियुक्ति पत्र जो है एक व्यक्ति के द्वारा वितरित किया जा रहा था। कई युवक युवतियों को वहाँ के कोल्हान स्टेट गवर्नमेंट के सुरक्षा बल में नियुक्ति की जा रही थी। इसकी जानकारी जब चाईबासा पुलिस को मिलती है तो तुरंत ही 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है नियुक्ति पत्र के साथ, जो कोल्हान स्टेट गवर्नमेंट के मोहर के साथ जारी किया गया था, है ना। तो कोल्हान स्टेट गवर्नमेंट के समर्थकों के द्वारा चाईबासा के थाना को घेर लिया जाता है, ठीक है, और तीर धनुष से हमले किए जाते हैं। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की जाती है, ठीक है। पुलिस और कोल्हान स्टेट के समर्थकों के कई लोग जो हैं घायल भी हो जाते हैं। तो माहौल जो है कुछ दिन भर उस दिन तो आपका काफी तनावपूर्ण रहा, लेकिन जो स्थिति आपकी थी, है ना, जो प्रश्न यहाँ से बनता है, बहुत लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, तो कोल्हान स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड क्यों की जाती है, ये प्रश्न भी बनता है, ठीक है। आपको पता है इस क्षेत्र में, ठीक है, 1831-32 में महान कोल विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। दिकुओं के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध कोल विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को दबाने का श्रेय जाता है विल्किंसन को, लेकिन विल्किंसन जब उन्होंने विद्रोह को दबाया था उसी दौरान उनको फील हुआ था, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ हमारी ओर से भी गलती हो रही है, यानी कि अंग्रेजों की ओर से भी गलती हो रही है। इसलिए उसके बाद विद्रोह तो उन्होंने जरूर दबा दिया, लेकिन उसके बाद आदिवासियों के कल्याण के लिए वे हमेशा आगे रहे। इसी का परिणाम था 1847 में उन्होंने कोल्हान स्टेट गवर्नमेंट का गठन किया था, ठीक है, गठन करवाया था। तो मुंडा मानकियों की जो वहां पर परंपरागत शासन व्यवस्था थी उससे पूरी तरह से मान्यता प्रदान कर दिया था, ठीक है। और कई तरह के अधिकारों के साथ साथ उन्हें न्यायिक अधिकार भी दिए गए थे, है ना। दीवानी मामले का, फौजदारी मामले का, इस सारे मामलों का या अपने समाज के नियम कानून इत्यादि के संदर्भ में विवादों को हल करने के लिए मुंडा और मानकी को पूर्ण रूप से अधिकृत कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट था, तो उस समय अगर आपका जो पड़ोसी एक था पोड़ाहाट देसी राज्य, तो उसके अधीन तो था नहीं, है ना। तो कोई भी आपका ऐसा विधिक पत्र नहीं है कि उसमें भारत के साथ उसका विलय हुआ है, उसी को आधार बना करके इन लोग अक्सर डिमांड करते रहते हैं। लेकिन इस तरीके से कोई देश का तो गठन नहीं हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ के जो हो महासभा का, वहाँ के हो जनजातियों का बहुलता है, तो वहाँ की जो हो महासभा है उसके प्रतिनिधि भी पूरी तरह से इसे देशद्रोह की गतिविधि के रूप में देखते हैं, ठीक है, और इसे किसी भी रूप में समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि कोल्हान स्टेट गवर्नमेंट के भी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि कोल्हान स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है, यह पूरी तरह से साजिश है कुछ लोगों का, ठीक है। और जो नियुक्ति पत्र बांटने का कुप्रयास कर रहे थे ये उनकी साजिश है, और जो कोल्हान स्टेट गवर्नमेंट है ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के हितों की, उन हितों की सुरक्षा की बात करता है जो विल्किंसन रूल के अनुसार, चूंकि विल्किंसन रूल अभी भी लागू है ना, विल्किंसन रूल के अनुसार आदिवासियों को प्राप्त है। इट मीन्स इनकी भूमि की सुरक्षा, है ना। इससे ज्यादा और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी सारी चीजें जो हैं केवल बदनाम करने की एक साजिश के रूप में उन्होंने एक घटना बताया है, और भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इससे तो पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि जो भी कोल्हान स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर इस तरीके से उपद्रव करते हैं उनको किसी भी तरह का जन समर्थन हासिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपका प्रश्न बनेगा कि देशद्रोह का मुकदमा दायर करना क्या उचित था, ठीक है, पूरा उचित था। जो भी इसमें आरोपी थे इस तरीके से डिमांड कर रहे थे और उनके पक्ष में पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं, निश्चित रूप से देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि पहले भी इसके इतिहास में भी आप जाइए तो 1980 में इसका जो है पहली बार मामला
उठा था, कोल्हान अलग देश का जो मामला उठा था, तो उस समय भी जिन्होंने इन मामलों को उठाया था उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 1981 में जब कुछ लोग आपका राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधियों से मिलकर कोल्हान को अलग देश का डिमांड कर रहे थे, तो उनको भी चाईबासा आते ही उन पर भी तुरंत कार्रवाई करते हुए देशद्रोह का मुकदमा चलाते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर हाल ही में रामू विरुआ नाम के एक व्यक्ति के द्वारा खुद को कोल्हान देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था, तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में रखा गया, जहां जेल में ही उनकी अधिक उम्र हो जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ऐसी गतिविधियों को स्वीकार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कि कुछ भोले भाले आदिवासियों को जो उकसाने वाले जो कुछ गलत किस्म के लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, और देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको उचित प्रकार से दंड दिया जाए, ताकि इस तरीके का साहस भविष्य में कोई नहीं कर सके, जिससे सामान्य शांति और व्यवस्था में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने चर्चा किया कोल्हान स्टेट गवर्नमेंट पर, पेशा कानून पर। इससे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, है ना। झारखंड के अलग अलग फैक्ट्स को आप लोग देखा कीजिए, है ना। छोटे छोटे फैक्ट्स, झारखंड के जनसंख्या से संबंधित, एरिया से संबंधित, झारखंड के प्रतीक चिन्ह से संबंधित, चिन्हों से संबंधित, है ना। इसके अलावा जो आपका सिलेबस में दिया गया है, यानी कि जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, पवेड है ना, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, तो उसके कुछ उन पक्षों को देखिए जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, उन पक्षों का सिनॉप्सिस आपको बना लेना चाहिए। और जहां इंटरव्यू प्रोग्राम की बात है तो वहां पर तो मैं दूंगा ही सारा इंपॉर्टेंट चीज का, है ना। लेकिन आपको घर में भी अपना प्रयास करना है। जो नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश से, घर में प्रयास कीजिए। और जो आपका बैचलर में सब्जेक्ट रहा था उस पर भी एक सिनॉप्सिस बना लेना है, जहां जहां से आपको लगता है कि प्रश्न आ सकता है। अलावा झारखंड के आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, निश्चित रूप से उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। जनसंख्या हुआ, लिंगानुपात हुआ, घनत्व हुआ, वहाँ के डीसी, एसपी, विधायक, सांसद इत्यादि के नाम हुए, कुछ प्रसिद्ध स्थल, कुछ प्रसिद्ध मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ भी है जो बहुत ही नामी है, प्राचीन है। ठीक है, वहाँ के राजवंशों के बारे में आपको, वहाँ इट मीन्स वहाँ के इतिहास के बारे में आपको जानकारी चाहिए, वहाँ के नदियों के बारे में, कोई पर्यटन स्थल के बारे में। ठीक है, आपको पर्सनली वहां पर क्या अच्छा लगता है, वहां के व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि विभूतियों के बारे में आपको जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए, जो किसी भी जिले से संबंध नहीं रखते हैं। इट मीन्स आउट ऑफ स्टेट हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, बंगाल के हैं। ठीक है, और जेपीएससी इंटरव्यू में उनका कॉल होता है, तो झारखंड का तो एक नॉलेज रखना ही है, जितना मैं दे रहा हूं उतना तो रखना ही, प्लस अपने स्टेट के बारे में भी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, कुछ विशेषता हैं, चुनौतियां हैं, है ना। क्यों आना चाहते हैं झारखंड, ठीक है, उसका उत्तर मैं दे चुका हूं। क्यों झारखंड आप आना चाहते हैं, ये तो आप पक्का कर लें, है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी तैयारियां जो हैं आपके छोटे छोटे कदम के रूप में होंगे, जो आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। यही यही बात करना था। फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। जो भी 11वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए। वहां पर टेस्ट शुरू हो चुका है। वहां लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही मैं लूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ तुरंत चेक होता है, 24 घंटे के अंदर चेक होता है, पेंडिंग नहीं रखा जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा वहां कैंडिडेट नहीं रहेंगे। कुछ सीट्स खाली हैं, आप चाहें तो आ सकते हैं। जिनको नोट्स से संबंधित समस्याएं हैं मुख्य परीक्षा के लिए, 11वीं जेपीएससी के लिए, वह जुड़ सकते हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। 11वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बैचेस भी चल रहे हैं। साथ ही सीजीएल पेपर 3 का कंप्लीट स्टडी, है ना, विथ नोट्स, अगर आपको करना है तो जरूर आइए। उसका टेस्ट भी होता है। ठीक है, बहुत लाभ होगा निश्चित रूप से। जहां तक जेएसएससी सीजीएल का एक न्यूज आ रहा है कि रमेश हांसदा का जो केस था, उसमें
चूंकि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा प्रश्न उठाया गया था, जब आपको भरने का मौका ही मिल गया है तो आपने क्यों केस किया है, तो एक नया केस हो गया है लक्ष्मी कुमारी के द्वारा, जो यहाँ से मैट्रिक उन्होंने किया था, इंटर बिहार वगैरह से किया होगा, आउट ऑफ स्टेट कहीं से, है ना। तब वो तो अयोग्य सिद्ध हो गई, जबकि उनका कहना है कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ की 1932 की खतियानधारी हूँ, है ना। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर निवास कर रहा हूँ, इस तरीके से मुझे रोजगार से क्यों रोका जा रहा है, फॉर्म तक नहीं भरने दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, उनका कहना है कि मुझे हिंदी लेनी थी और यहाँ पर हिंदी नहीं रखा गया है, तो दो मुद्दों को उन्होंने उठाया है, ठीक है। तो पहला सवाल तो अब कोर्ट का खत्म हो गया, ठीक है, कि आपको क्या नुकसान हुआ। इनको तो नुकसान प्रत्यक्ष है, क्योंकि इन्होंने कहा है हमारे आर्टिकल 16 का जो मूलाधिकार है हमारा, वह उल्लंघन है, इसलिए मुझे फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया जाए, ठीक है। देखिए, इसमें माननीय हाईकोर्ट के द्वारा का रुख क्या रहता है वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोग को खुद फील हो रहा होगा, एक तैयारी आपका होता है ऊपरी स्तर पर, है ना, वो 10 दिन में हो जाता है, 1 सप्ताह में, एग्जाम के 1 रात पहले भी हो जाता है ना। एक होता है वास्तव में पास करने के लिए। तो जो मेरे द्वारा पेपर 3 का तैयारी किया जा रहा है, इस तरीके से करवाया जा रहा है कि वो वास्तव में आपके लिए फ्रूटफुल होगा, है ना? बहुत ही लाभ होगा। इसलिए तैयारी जब भी कीजिए, गहराई से कीजिए। ऐसा नहीं है कि सीजीएल है, यहाँ तो ग्रुप डी में भी इंजीनियर, एमबीए वाले भर देते हैं रेलवे में, ठीक है? सीजीएल में आपको लगता है कि कोई छोड़ने वाले हैं? आईएएस देने वाले, जेपीएससी देने वाले, बीपीएससी देने वाले, सारे लोग भरेंगे। उनसे मुकाबला करना है। आयोग को भी पता है, ठीक है, कि अब मटेरियल जो है भरा पड़ा है, इसलिए प्रश्न का लेवल हाई रहेगा। दिमाग से निकाल दीजिए, 15 वाला सीजीएल के अनुसार तुलना मत कीजिए, है ना। इसलिए तैयारी जो है गहराई से कीजिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। केवल रीडिंग मत मारिए, सफलता आपका संदिग्ध रहेगा। किन्हीं को भी किसी भी प्रोग्राम से जुड़ना है, 9661163344 पर मैसेज करें। आपको अल्प शुल्क के साथ, उच्चतम गुणवत्ता के साथ, उच्चतम उत्कृष्ट सामग्री प्राप्त होगी, ठीक है। आपको तुरंत ही एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत